हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे ब्रिटिशों के राजस्व प्रशासन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज़ धीरे धीरे पूरे भारत पे जिन्होंने अधिकार कर लिया और इन्होंने विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण भी किया, जिसमें इनके राजस्व प्रशासन के बारे में देखते हैं कि ये राजस्व में क्या क्या बदलाव लेके आए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहले इन्हें राजस्व में हिस्सेदारी कब मिली। सर्वप्रथम जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, उसके बाद ये जो 24 परगना वाला जो क्षेत्र रहता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, अर्थात पूरे उस समय पूरा बंगाल क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल एक साथ था। तो बंगाल वाले क्षेत्र में 24 परगना की इनको जमींदारी मिल जाती है। पहले पहले तो इन्होंने वहाँ से खुद ही लगान वसूल किया, ठीक है। जिस प्रकार से जमींदारों के पहले जमींदार लगान वसूल किया करते थे, तो इस प्रकार यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी ही पहले तो खुद लगान वसूल करने लगी। लेकिन बाद में इन्होंने इस कार्य को इजारेदारी व्यवस्था या ठेका के तौर पे देना शुरू कर दिया, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ये दे दिया करते थे इस क्षेत्र में लगान वसूल करने का काम, और उसे इस एवज में लगान से कुछ कहना चाहिए रकम भी दिया करते थे, ठीक है। तो ये ठेका देना शुरू कर दिया। इसे तो इन्होंने नायब दीवान का पद भी सृजन किया, और नायब दीवान का जो सहायक होता था वो आमिल कहलाता था। परंतु बाद में 1769 ईस्वी में आमिल के पद को इन्होंने आमिल के पद के बदले सुपरवाइज़र का पद सृजन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नायब दीवान के जो सहायक हुए, पहले आमिल हुआ करता था 1769 के पहले, परंतु उसके बाद वो सुपरवाइज़र के कार्य करने लगा, ठीक है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के वित्त नियंत्रक परिषद भी बनाए 1770 ईस्वी में मुर्शिदाबाद और पटना में, ठीक है। तो वित्त नियंत्रक परिषद हुआ करता था जिसके द्वारा ये लगान वसूली का कार्य देखा करते थे। आगे चलें। अब हम चर्चा करते हैं एक एक व्यवस्थाओं के बारे में जो कि भारत के इतने बड़े क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में लागू थे, अंग्रेजों के द्वारा जो कर वसूली के लिए उपयोग में लाए गए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जमींदारी, जिसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता था। ये पूरे भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू था, ठीक है। इस समय वारेन हेस्टिंग क्योंकि गवर्नर जनरल था, इसने यह कार्य जो है राजस्व वसूली का कार्य कार्नवालिस के साथ कार्नवालिस को दिया कि इसमें कुछ बंदोबस्त किया जाए, अर्थात जमींदारों के तौर पे, या यूं कहे कि राजस्व वसूली के लिए कुछ ना कुछ नए नियम लाए जाएं। तो वारेन हेस्टिंग ने कार्य कार्नवालिस को दिया। कार्नवालिस ने यह कार्य सर जॉनसोर को दिया, ठीक है। उसके बाद सर जॉनसोर एक कमेटी का निर्माण करके इस क्षेत्र में काफ़ी जानकारी इन्होंने हासिल की, और उसके बाद एक व्यवस्था लेके आए जिन्हें जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त कहा गया, ठीक है। यह जो है 10 फरवरी 1790 को 10 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पे लगाई गई थी, यानी कि यह 10 वर्ष बाद यह पुनः दूसरी व्यवस्था यहाँ पे शुरू की जा सकती थी, ठीक है। परंतु जब 1793 ईस्वी में कंपनी ने इस व्यवस्था को स्वीकृत कर लिया, तो यह स्थायी हो गया, स्थायी तौर पे इस व्यवस्था को अपनाया जाने लगा। इसके बाद यही व्यवस्था जिन जिन क्षेत्रों में लागू थी तो यह चलती रही। इसमें पहले भूमि की पैमाइश नहीं की गई थी, अर्थात पहले अगर हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में भी विभिन्न राजाओं के बारे में पढ़ा, तो वो किसी भी क्षेत्र में राजस्व वसूली के पहले वहाँ की पैमाइश किया करते थे, अर्थात नापजोक कर लिया करते थे कि कितना क्षेत्र है, कितना वहाँ पे अनाज उत्पन्न होता है, इस प्रकार से। परंतु जब जमींदारी व्यवस्था लागू की गई तो वो इस प्रकार की पैमाइश नहीं किया अंग्रेजों ने, सीधे वहाँ पे जमींदारों को दे दिया कि आप यहाँ से हमें वसूल करके दीजिए राजस्व, ठीक है। इसमें अगर राजस्व में भागीदारी देखें तो सरकार कुल राजस्व का 90 अर्थात 89%, और जो जमींदार होता था जो वसूली करता था उसे 11% दिया करते थे, ठीक है। और तीसरा भाग होता था काश्तकार का, कि जो इन राजस्व वसूली के बाद से जो बच जाता था वो काश्तकार का होता था, ठीक है। आधार वर्ष इन्होंने 1789 दिया कि 1789 में जिस प्रकार से जितना मतलब हुआ था, कहना चाहिए फसल जितनी हुई थी उपज उतनी, तो उस आधार पे इन्होंने राजस्व व्यवस्था को कर दिया कि हाँ भाई, आपके एक क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में अभी के अगर पैमाने के तौर पे देखा जाए कि 1 क्विंटल धान हुआ या 1 क्विंटल कोई भी फसल हुई, तो वहाँ से आप 50 आधा मान लीजिए सरकार का हुआ, ठीक है, और आधा हुआ यहाँ पे काश्तकार का। तो यहाँ पे जो आधा हुआ करता था 50% कुल उपज का, उसमें उसका 50% में से 90% जो है सरकार का हुआ करता था, और ज़मींदार का उस 50% के अंदर ही जो ज़मींदार का 11% हुआ करता था, ठीक है, और काश्तकार का बचा 50%। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था लागू थी। आधार वर्ष यहाँ पे 1789 दिया गया था। अगर पर्टिकुलर क्षेत्र देखें जहाँ जहाँ पे ज़मींदारी स्थायी बंदोबस्त लागू था, तो वो था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा वर्तमान के क्षेत्र देख रहे हैं हम, असम वाले क्षेत्र में, बनारस में, और मद्रास के कुछ कुछ हिस्सों में लागू था।
मद्रास में वैसे ज़्यादातर जगहों पर रैयतवाड़ी थी, आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इनकी व्यवस्था हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यह 1792 में मद्रास के बारामल क्षेत्र में सबसे पहले इस्तेमाल की गई इस व्यवस्था का। ठीक है, यह 3 से 10 वर्ष हेतु था, अर्थात इसमें भी अस्थायी तौर पे इसे लागू किया गया था। और ये पूरे जितने भारतीय क्षेत्र में जिन भी क्षेत्रों में अंग्रेजों का अधिकार था, तो वहाँ उन क्षेत्रों को में 51% या 51% पे यह पूरी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय कैप्टन रीड और मुनरो, जो कि वर्तमान उस समय गवर्नर था, 1820 से लेकर 1827 तक गवर्नर रहा, तो ये कैप्टन रीड और ये मुनरो, इन व्यक्तियों को यह श्रेय जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का। क्षेत्र देखें कौन कौन से क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, तो बम्बई के कुछ क्षेत्र में लागू थी, बम्बई एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय। असम वाले क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र में लागू था, कुर्ग कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र में यह लागू था। ठीक है, बम्बई में इसको लागू करने का कार्य किया एल्फिंस्टन और चैपलिन ने। ठीक है, सर्वेक्षण, यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे पहले तो सर्वेक्षण किया गया, माप पैमाइश की गई ज़मीनों की, और उपज अनाज का ये देखा गया सब कितना उपज हो पाता है इस प्रकार से। तो ये सर्वेक्षण का कार्य यहाँ पे पिंगल ने किया था। ठीक है, और ये एक हिसाब से देखें तो सबसे महंगी व्यवस्था थी यह राजस्व वसूली की। राजस्व जो है कुल उपज का 33% लिया जाता था, अर्थात अगर आपको 100 केजी जो है अन्न उत्पन्न होता है तो वहाँ से 33 किलो सरकार का हुआ करता था। इस प्रकार से ये व्यवस्था थी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट जो व्यवस्था है अंग्रेजों की वो है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? महाल का तात्पर्य है एक पूरे गांव का एक मुखिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये महालवाड़ी व्यवस्था थी। एक पूरे गांव पे अगर महालवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो वहाँ के जो वसूली का कार्य था वो वहाँ के मुखिया को दिया जाता था। ठीक है, एक मुखिया होता था, वो पूरे गांव से वसूली करके वो अंग्रेजों को सौंपता था। तो इस प्रकार से यह महालवाड़ी व्यवस्था थी। यह पूरे भारत में जो अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र था उसमें पूरे भारत के 30% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। 1819 से 22 तक में, ठीक है, यह विकसित हुआ महालवाड़ी व्यवस्था। और कहाँ कहाँ पे हुआ हम देखते हैं, उत्तर मध्य भारत वाले क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर भारत और मध्य भारत, अर्थात वर्तमान अगर देखें तो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और उसके ऊपर जितने भी उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। यह भी भू सर्वेक्षण पर आधारित था। सबसे पहले यहाँ पे भी सर्वेक्षण कर लिया गया, माप पैमाइश की गई कि कितना यहाँ पे अन्न होता है कितने क्षेत्रों में, इस प्रकार से। ठीक है, 1822 का जो रेगुलेशन आया, तो 1822 का जो एक्ट आया उसके रेगुलेशन 7 द्वारा इसका निर्माण किया गया महालवाड़ी व्यवस्था का। उसमें ऐसी बातें की गई थी राजस्व व्यवस्था में कुछ सुधार के लिए। ठीक है, तो 1823 के पहले यहाँ पे 1822 के जो रेगुलेशन 7 था उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। फिर उसके बाद 1823 का जो एक्ट आया उसके रेगुलेशन 9 द्वारा इसमें सुधार किए गए। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे विलियम बेंटिंग, तो इनके द्वारा सुधार किया गया और रेगुलेशन 9 के द्वारा ही मार्टिन बर्ड के निर्देशन में यह पारित हुआ। ठीक है, जो महालवाड़ी व्यवस्था लागू करने के लिए एक नियम पारित करना पड़ा इन्हें, जो रेगुलेशन 9 के अंतर्गत मार्टिन बर्ड के निर्देशन में पारित हुआ। और जो मार्टिन बर्ड हैं, ठीक है, इन्होंने राजस्व व्यवस्था के नियम कानून बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें जो है उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का जनक भी कहा गया। ठीक है, यह 30 वर्ष हेतु था। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लागू होने के बाद इसे 30 वर्ष हेतु कर दिया गया और लगान जो है वो 66% था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महालवाड़ी व्यवस्था में लगान नगद रूप में लिया जाता था, अर्थात अन्न के रूप में यहाँ पे जो है राजस्व नहीं लिया जाता था। क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ पे लागू था, तो पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू था, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू था और आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक यूपी उत्तर प्रदेश में ये लागू था। तो इस प्रकार के इसके क्षेत्र लागू थे। आगे देखें, अब हम यहाँ देखते हैं अंग्रेजों के जो कर के स्रोत थे क्या क्या थे। तो मुख्य स्रोत तो भू राजस्व था। ठीक है, उसके अलावा जो नमक पे कर लगाया जाता था ये इनके राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। अगर यहाँ देखें, नमक बनाने वाले जो बंगाल वाले क्षेत्र में नमक बनाया करते थे उन्हें मुलुंगी कहते थे। ठीक है, तो जो नमक बनाते थे बंगाल वाले क्षेत्र में उन्हें मुलुंगी कहा जाता था। ठीक है, नमक प्रशासन अर्थात जो नमक पे कर लगाया गया उसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड हुआ करता था। वही इस नमक के जो कर कहाँ कौन से नमक पे लगाना है या कितना कर लगाना है, ये सारे डिसीजन ये बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा लिया जाता था, जिसे 1819 में बोर्ड ऑफ साल्ट कस्टम व ओपिनियन ये नाम दे दिया गया। ठीक है, उसका नाम बोर्ड ऑफ जो ट्रेड था उसका नाम बदल के बोर्ड ऑफ साल्ट कस्टम एंड ओपिनियन कर दिया गया। अन्य स्रोत अगर देखें इनके राजस्व के, तो अफीम
चूँकि ये किसानों से इजारेदारी व्यवस्था या ठेके पे अफीम उगवाते थे, ठीक है। और उस अफीम का चाइना में इन्होंने व्यापार शुरू किया था, अफीम चाइना भेज दिया करते थे। तो इस प्रकार अन्य स्रोत में अफीम से यहाँ पे भी इन्हें कर प्राप्त होता था। कस्टम ड्यूटी लिया करते थे, जैसे अगर मान लीजिए विदेशों से या यूँ कहें कि यूरोपीय देशों से, जो कि इस समय काफ़ी यूरोपीय जो कंपनियां थी भारत में भी आ चुकी थी, तो वो जब माल लाते थे तो उनसे कस्टम ड्यूटी लिया करते थे, अर्थात सीमा शुल्क लिया करते थे, ठीक। और जो है सीमा शुल्क जो लेने वाला था, तो गुजरात में 2 कस्टम मास्टर इन्होंने नियुक्त किए, ठीक है। और बम्बई में जो है रेवेन्यू कलेक्टर इन्होंने नियुक्त करके रखे थे। अर्थात कस्टम ड्यूटी जो होता था, तो ये बम्बई में रेवेन्यू कलेक्टर और गुजरात में कस्टम मास्टर वसूल किया करते थे। और भी विभिन्न कर थे। बम्बई में चक्का कर लगाया जाता था। पहले क्या होता था कि बम्बई के क्षेत्र में एक गाड़ी हुआ करती थी, जो वर्तमान में जिस प्रकार से ठेला होता है हाथ से धकेलने वाला, तो उस प्रकार से ठेले पे या एक गाड़ी हुआ करती थी, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो उस पे पहले किसी सामान को ढोने या यात्री ढोने में उपयोग किया जाता था, तो उस पर भी बम्बई में चक्का कर लगाते थे, ठीक। बंगाल में स्टाम्प कर लगाया जाता था। ये स्टाम्प है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टाम्प कर है, तो बंगाल में स्टाम्प पे कर लगाया जाता था। वर्तमान में भी सरकार स्टाम्प पे कर लगाती है। तीर्थ यात्रा कर भी लगाए जाते थे, ठीक है। चौकीदार कर, ये चौकीदार जो कर है ये गांव से लिए जाते थे, सारे गांव मिलके ये कर को चुकाते थे। आबकारी कर, उस समय भी नशीले पदार्थों का जो व्यापार होता था या उस पर जो बिक्री होती थी उस पर आबकारी कर लगाया जाता था। और जो तंबाकू पे जो कर लगाया जाता था उसे इजारा कहते थे। तो ये हुए विभिन्न इनके कर के स्रोत, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन किया। भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत हमने देखा, सबसे पहले इन्हें जहाँ से राजस्व या दीवानी मिलती है वो मिलती है प्लासी युद्ध के पश्चात, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त में कोई भी एक व्यक्ति को एक पूरे क्षेत्र के अंतर्गत का जो भी जितने भी मतलब किसान होते थे, तो उसके अंतर्गत एक व्यक्ति के अंतर्गत कर दिया जाता था, और वही व्यक्ति उन पूरे किसानों से वसूल करके इन्हें सौंपता था। तो ये यहाँ पे जमींदारी स्थायी या स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमने चर्चा की। आगे हमने देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का अर्थ है किसान। रैयत या किसान एक ही शब्द है। तो जो किसानों से सीधे अंग्रेज अधिकारी अगर वसूली किया करते थे तो उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे, ठीक है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे हमने देखा महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ होता है एक पूरे गांव से वसूली करने के बाद एक व्यक्ति को यहाँ भी दे दिया जाता था, पूरे एक गांव का जो उसका मुखिया होता था, तो उसके द्वारा पूरे गांव का राजस्व एकत्रित करके अंग्रेजों को सौंपा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की। और आगे हमने देखा जो इनके राजस्व के स्रोत थे विभिन्न प्रकार के, उनके बारे में भी डिटेल से अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।